चलिए देखिए, आपको बताए थे पहले कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला था कि उसकी धारिता जो थी, पहला था कि उसके एरिया क्या होता है, समानुपाती होता है। और दूसरा था कि ये जो होता है इसके बीच की दूरी, जो प्लेट है इसके बीच की दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा होता है इसके बीच में यदि कोई माध्यम है तो इसके माध्यम के भी समानुपाती होता है। ठीक है, यदि माध्यम एप्सिलॉन नोट है तो एप्सिलॉन नोट लिखेंगे। अब ये कैसे हो रहा है इसको प्रूफ करेंगे, है ना। उसके बाद चलिए ठीक है, हम देखते हैं आज जो टॉपिक है पढ़ाएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, धारिता एवं उसमें संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। क्लियर है। चलिए हम जानते हैं कि पढ़ाए थे पहले भी कि चूंकि दो समांतर, ऐसे सोचिए हम और डिटेल से आते हैं तो प्लेट ए के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला क्या होता है, E1 मान लेंगे, क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नोट। फिर आते हैं प्लेट ए के कारण। अब आते हैं प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। इसलिए प्लेट ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, फॉर्मूला होता है E1 प्लस क्या E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, मतलब E इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। क्लियर है, सिग्मा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखिए मतलब आपको आ गया कि प्लेटों के बीच ऊर्जा, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वो क्या आ गया E इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो एक प्रूव हो गया आपसे। अब नंबर 2 में आते हैं, ये तो प्रूव हो गया। अब इसमें आते हैं विभवांतर में आते हैं। तो आपको पता होगा कि चूंकि E इक्वल टू फॉर्मूला होता है E क्रॉस क्या D, आपको E पता है, E क्या है पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट क्रॉस क्या D, मतलब क्या आ गया सिग्मा D अपॉन क्या एप्सिलॉन नोट, ये भी आ गया। और आप देखिए चूंकि आप यहां से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बार A, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बार A, इसलिए E बराबर जहां सिग्मा मान सकते हैं Q बार A एप्सिलॉन नोट। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी जहां भी सिग्मा है मान सकते हैं Q अपॉन A, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A D एप्सिलॉन नोट। तो ये आपका भी का व्यंजक आ गया, क्या आ गया प्लेटों के बीच विभवांतर भी आ गया। अब आते हैं, ये भी हो गया। अब आते धारिता में कि चूंकि धारिता C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q बाय V। तो Q बाय V निकाल चुके हैं, क्या बताओ सिग्मा D एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सिग्मा D बताओ क्या एप्सिलॉन नोट, या ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा Q एप्सिलॉन नोट अपॉन सिग्मा बाय D। या आप सोचिए कि C इक्वल टू जहां सिग्मा है वो मान सकते हैं Q अपॉन A, मतलब Q एप्सिलॉन नोट, जहां सिग्मा है वहां Q बाय क्या A इंटू क्या D। तो ये Q क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसलिए C क्या आ गया पहला गया, क्या आ गया A एप्सिलॉन नोट इंटू क्या आ गया D। ये धारिता, ये क्या हो गई प्लेटों के बीच धारिता। ठीक है, तो ये आपका हो गया समांतर प्लेट संधारित्र के बीच
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विभवांतर, धारिता एवं उसमें संचित ऊर्जा। तो आपको धारिता तक यहाँ पर आपको आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए इसमें दो प्लेट है, एक का एरिया ए, दूसरे का, दोनों का एरिया ए है। ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है, डी है। इसके बीच में भी कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं वहां क्या बताओ, वायु है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, E2 क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए प्लेट ए और बी के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E1 क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब E क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A, इसलिए जहां भी सिग्मा था वहां Q बाय A पुट कर दिया, तो क्या आ गया, Q बाय A है ना, नीचे में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गया। ये क्या बता गया, विद्युत क्षेत्र की क्या आ गया, तीव्रता आ गया। अब आते हैं विभवांतर में। अब कहां आते हैं, विभवांतर में। तो पता है कि V बराबर क्या होता है, EB। तो E तो पता है, E क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो क्या गया, सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। या यूं सोचो कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q बाय A। तो जहां भी सिग्मा था वहां Q बाय A दे दिए। यहाँ आ गया D, यहाँ क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आ गया, प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया। फिर धारिता, क्योंकि धारिता क्या होती है, Q बाय V। तो Q छोड़ दिए और जहां भी था वहां सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए, सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए। तो यहाँ पर एप्सिलॉन ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, Q एप्सिलॉन नॉट बटा में क्या आ गया, सिग्मा इंटू D। और ये पता आपको है कि चूंकि आप पता है कि जहां भी सिग्मा हो वहां क्या पुट करेंगे, वहां हम पुट कर देंगे Q बाय A। तो ये आपका Q हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, जहां सिग्मा था वहां Q बाय A पुट कर दिए। और ये क्या पता हो गया, ये D हो गया। तो Q कैंसिल हो गया और ये चला गया ऊपर, तो क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपन क्या आ गया, D। तो ये क्या आ गया, प्लेटों के बीच की धारिता। अब देखिए इससे इसको आप नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और फिर देखिए यहां पर कुछ, ठीक है। देखिए आपको C क्या आया, C आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। मतलब यदि इससे चलेंगे निष्कर्ष निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि C और A में क्या संबंध है, तो भैया C और A में समानुपाती संबंध है। मतलब C बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा। तो पहला निष्कर्ष तब क्या आ गया, पहला निष्कर्ष आ गया कि C समानुपाती A। नंबर दूसरा, C और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, तो C मतलब ये दोनों में क्या है, ये दोनों भी समानुपाती है। मतलब यदि C समानुपाती क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, या तुम इसको एप्सिलॉन R भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या संबंध है, तो इसमें और इसमें विद्युत क्रमानुपाती संबंध है। मतलब कि निष्कर्ष 3 क्या आ गया, C समानुपाती 1/D, जो इसको हम पहले कल क्लास में बताए थे कि ऐसे होता है। एक चीज और देख लीजिए कि यदि प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम हो तो C इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन क्या हो जाएगा, D। क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन क्या हो जाएगा, D। चलिए अब निकालेंगे प्लेटों के बीच की ऊर्जा। ठीक है, कि आखिर ये जो प्लेट है इसके बीच कितनी ऊर्जा होगी। तो अभी हम जस्ट निकाले थे कि C इक्वल टू धारिता है ना, प्लेटों के बीच की धारिता, C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, तथा विभवांतर
विभवांतर V बराबर विभवांतर V का क्या होता है E और ED क्या होता है V और क्या होता है ED। इसलिए ऊर्जा प्लेटों के बीच की ऊर्जा क्या बताओ प्लेटों के बीच की ऊर्जा तो उसमें निकालना हमको है U। ऊर्जा मतलब क्या स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थितिज क्या ऊर्जा हमें निकालना है U। पता है U इक्वल टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। चलो तो ये हाफ हो गया और ये C कितना है A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V स्क्वायर यही ना V है तो V हो गया इसका स्क्वायर मतलब E का स्क्वायर और D का स्क्वायर। चलिए यहां से D और D कैंसिल हो रहा है ठीक है तो ये हो गया आपका आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और ये क्या आ गया A यहां बच गया एक D तो क्या हो गया AD मतलब U क्या आ गया आपका U क्या आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। आगे देखिए चलिए आपसे पूछेगा कि प्लेटों में तो ऊर्जा हो गया लेकिन आपसे पूछेगा क्या बताओ कि ऊर्जा घनत्व क्या पूछेगा ऊर्जा घनत्व। तो आखिर जानना है कि ये क्या होता है ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ऊर्जा घनत्व जो होता है ना ऊर्जा घनत्व क्या होता है तो बोलेगा कि किसी भी प्लेट में किसी भी समांतर प्लेट किसी भी संधारित्र में उसके प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की जो मात्रा होगी प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा तो ऊर्जा का मतलब प्रति आयतन में मतलब आयतन कहा जाएगा नीचे मतलब आयतन बटा है ना ऊपर जाएगा ऊर्जा है ना प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की जो मात्रा होगी उसको हम लोग ऊर्जा घनत्व कहेंगे। चलिए तो ऊर्जा मेरा क्या आ गया मतलब A है ना ये क्या हो गया A सॉरी ये क्या हो गया U और ये क्या हो गया आयतन क्या हो गया ये कैपिटल V है ये कैपिटल V आयतन ठीक है। तो U क्या आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD और बटा में आयतन सोचो कि आपको इसका एरिया दिया है क्या A ये पूरा E क्या है A है मतलब इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है और आपको दूरी क्या दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है D मतलब तो इसका एरिया क्या होगा सॉरी इसका वॉल्यूम क्या हो गया एरिया इंटू डी। इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है तो ये एरिया हो गया और ये क्या है दूरी है डी मतलब इसका आयतन क्या हो जाएगा एरिया इंटू डी। तो एडी क्या हो गया कैंसिल हो गया मतलब ऊर्जा है ना तो क्या बताओ आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर खत्म हो गया या एक तो ये हो गया या सोचो यदि कोई और माध्यम आ जाए तो ऊर्जा घनत्व E एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E का स्क्वायर क्या हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E का स्क्वायर E का स्क्वायर क्लियर। चलिए आप लोग अभी आप लोग पढ़ लिए होंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है ना संधारित्र जो है इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ठीक है विभव क्या होगा इसकी धारिता क्या होगी ऊर्जा क्या होगा और ऊर्जा घनत्व क्या होगा। आप जानेंगे कि चालक होता क्या है कुचालक क्या होता है प्रावृत क्या होता है ये तो पता होगा आपको चालक क्या होता है। तो चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से विद्युत के प्रवाह को आसानी से होकर जाने देता है। ये क्या होता है इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है लेकिन आपको ये समझना है कि आखिर परावैद्युत क्या होता है। तो परावैद्युत जो है ये भी एक प्रकार का उचालक ही है। परावैद्युत क्या है ये भी एक प्रकार क्या है उचालक ही है लेकिन इसको जैसे ही हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। समझा है कि परावैद्युत क्या होता है। तो परावैद्युत भी एक प्रकार का उचालक है।
जिसको जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इससे होके आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन इसको आप इसमें रखिए या ना रखिए, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आपको ये पढ़ना है, आप लोग लिखिए परावैद्युत क्या होता है। लिखिए कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, किंतु जब इसे किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उससे होकर विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है। चलिए उसे हम लोग परावैद्युत कहते हैं। और ये परावैद्युत है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत, क्या बताओ? ध्रुवीय परावैद्युत। दूसरा क्या है? अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत, तो ये तो पता होगा क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जो परमाणु होते हैं, जैसे जान लो इसमें धन आवेश, क्या बताओ? धन आवेश एवं ऋण आवेश, क्या बताओ? ऋण आवेश का केंद्र क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है बताओ? अलग अलग होता है। समझाया? धनावेश एवं ऋण आवेश का केंद्र क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि धनावेश एवं ऋण आवेश का केंद्र क्या होता है? समपाती। क्या होता है? समपाती होता है। तो हमको ये पढ़ना है, यही पढ़ना है। समझ आ गया? परावैद्युत क्या होता है? समझ लो, परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इससे होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो इससे होकर विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं और ये क्या होता है? अध्रुवीय परावैद्युत। और याद जान लो कि ये जो होता है विद्युत द्विध्रुव बनाता है, और ये जो होता है ये विद्युत द्विध्रुव नहीं बनाता है। मतलब इसका जो नहीं बनाता है, अर्थात इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता हो जाएगा? ये 0 होता है। और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताओ? द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? समझिए आप लोग अच्छे से। चलिए देखिए, अभी बताया था आपको कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है ध्रुवीय परावैद्युत, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, और आपको फिर KCl हो गया, H2O हो गया, ये सब हो गया। और ये क्या हो गया? ये आपका CH4 हो गया, CO2 हो गया, ये सब मतलब वो ध्रुवीय हो गया आपका। ये सब ध्रुवीय क्या हो गया? CO2 हो गया, CH4 हो गया। तो अब देखते हैं कि जो ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय परावैद्युत। कि ध्रुवीय परावैद्युत जो है एक बार विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसे काम करता है और एक बार विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैसे काम करता है।
तो आप देख रहे हैं अभी ये परावैद्युत ही है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ माइनस प्लस ऐसे कुछ मतलब इधर ऐसे है इधर ऐसे, मतलब ये जो है एक रेगुलर सजा हुआ नहीं है। जब ये रेगुलर सजा नहीं हुआ नहीं है तो इसका जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका जो नेट इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इस कारण इस स्थिति में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। और इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें जो द्विध्रुव जो है वो अपना एक रेगुलर में सजा हुआ नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसको उठा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर धर देते हैं। ये प्लस और ये माइनस मान लेते हैं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड धर दिखा के, तो अब क्या देखेंगे कि ये जो था ये रेगुलर सज जाएगा। जी कैसे? इस तरह से जाएगा, माइनस प्लस 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 और फिर ये माइनस प्लस। हम देख रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में था, तो इस पर तो जो द्विध्रुव है इस पर तो कोई बल नहीं लग रहा है। और जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो ये अपना मतलब इरेगुलर फॉर्म में है। लेकिन जैसे इसको उठा के हम विद्युत क्षेत्र में रख दिए तो क्या देख रहे हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव पर बल लग रहा है और यह बल लगा के इस सबको रेगुलर कर दिया। ठीक है, और जब रेगुलर कर देगा तो इससे फिर विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ गए कि ध्रुवीय परावैद्युत जो होता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसे कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैसे कार्य करता है, कब करंट फ्लो होता है, कब करंट नहीं फ्लो होता है, क्यों फ्लो नहीं होता है, ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें विद्युत ध्रुव जो है भैया वो रेगुलर नहीं है। और इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो विद्युत ध्रुव है वो रेगुलर सजा हुआ है। तो आपको इतना आज बताया गया है, आज इतना बताया गया आज। अब उसको अच्छा से बार बार देखें, बार बार देख के प्रैक्टिस करें, है ना। इसमें 2-3 क्लास और ले जाएगा, 2-3 क्लास में ये चैप्टर क्या होगा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, बाय।